हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल दुनिया। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फ्लेशन के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन इज ड्रॉप इन परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी। मतलब मान लीजिए आपके पास आज 10 रुपये है और आज से 5 साल पहले आप 10 रुपये में एक गिलास जूस खरीद लेते थे, लेकिन आज के डेट में उस एक गिलास जूस के लिए आपको 20 रुपये पे करना पड़ा। मतलब कि आपके पास जो मनी है ना, उसकी परचेसिंग पावर तो डिक्रीज हो गई ना। जो आज से 5 साल पहले 10 रुपये में एक गिलास जूस ले लेते थे, आज के डेट में आपको उसके लिए 20 रुपये देना पड़ रहा है। इन्फ्लेशन इज़ द राइज इन, मतलब इससे क्या हमें को समझने में आता है, जो भी हमारे जो गुड्स है सर्विसेज है उसकी ना प्राइस बढ़ जाती है, जिसमें फूड्स आ गए, क्लॉथिंग आ गए, हाउसिंग आ गए, या फिर कोई भी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गए, वो सब भी इसमें इंक्लूड होते हैं। अगर हम इन्फ्लेशन को सिंपल में समझे ना, अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होता है तो हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब कि जो भी हम प्रोडक्ट्स डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स हो गए, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गए, उन सब की प्राइस बढ़ने लगती है अगर इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ होती है तो। साथ ही साथ अगर इन्फ्लेशन डिक्रीज़ होती है तो वो भी कॉस्ट ऑफ लिविंग डिक्रीज़ होती है, क्योंकि जो भी हमारे डेली यूज़ के जो प्रोडक्ट है ना, उनकी प्राइस भी कम होने लगती है। अगर इन शॉर्ट समझे तो इन्फ्लेशन जो है ना, इम्पैक्ट द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो हमारी जो करेंसी की जो परचेजिंग पावर है ना, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। और अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो हम उसी सेम अमाउंट से ज़्यादा चीज़ बाई कर सकते हैं, ज़्यादा चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं ना इन्फ्लेशन को एग्जांपल से। मान लीजिए एक कप ऑफ कॉफ़ी है, जो कि अगर हम 1970 की बात करें तो उस टाइम पे हमें एक कप ऑफ कॉफ़ी के लिए 1 रुपये देना पड़ता था। वही सेम कप ऑफ कॉफ़ी के लिए हमें 1980 में 5 रुपये देना पड़ रहा है, 1990 में 10, 2000 में 15, 2010 में 20, एंड अभी हमें देना पड़ रहा है 30-35 रुपये। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना कि कप ऑफ कॉफ़ी तो सेम है, पर टाइम के साथ ना इन्फ्लेशन के कारण जो हमारा मनी का जो परचेजिंग पावर है, जो चीज़ हम आज से मान लीजिए 50 साल पहले, मतलब 1970 में हम जो चीज़ खरीद लेते थे 1 रुपये में, आज उसके लिए हमें 30 रुपये देना पड़ रहा है, राइट। धीरे धीरे आप देखोगे ना कि हर 10 साल के बाद जो हमारे मनी की जो परचेजिंग पावर है ना, वो डिक्रीज़ होती जा रही है। कप ऑफ कॉफ़ी तो सेम है। ये जो इम्पैक्ट आ रहा है ना हमारे मनी के परचेजिंग पावर, ये आता है इन्फ्लेशन के कारण। इन्फ्लेशन के मेनली बहुत सारे रीज़न हैं, काफ़ी फैक्टरों पर इन्फ्लेशन डिपेंड करता है। तो पर जो मेनली जो 3 रीज़न है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड पुल इन्फ्लेशन, चलिए इनको हम ना एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट हम समझेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब होता है ना, जबकि मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है ना, उसका डिमांड तो बढ़ रहा है पर उसके अकॉर्डिंग उसका सप्लाई नहीं है। तो देन क्या होगा, अगर सब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ये सिंपल है कि उस जो भी प्रोडक्ट होगा ना, उसकी प्राइस बढ़ने लगेगी। चलिए इसके एग्जांपल समझ लीजिए। मान लीजिए ना हमारे मार्केट में डिमांड है 100 केजी राइस के बैग का, ठीक है, 100 केजी चावल का डिमांड है, एंड मार्केट में अवेलेबल है 20 से 30 केजी। तो उस केस में क्या होगा, लोगों का डिमांड तो बढ़ता जाएगा पर प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग है ही नहीं, तो वो उसके साथ कोप अप नहीं कर पाता। दिन क्या होगा, जो राइस है ना, जो हमें मान लीजिए अगर 110 रुपये के जी जो चावल हमें मिल रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ के 200 रुपये के जी, 250 रुपये के जी, कितना भी बढ़ सकता है, वो डिपेंड नहीं करता है। जैसे उसका डिमांड होगा उसके अकॉर्डिंग उसका प्राइस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम समझेंगे कॉस्टफुल इन्फ्लेशन। कॉस्टफुल इन्फ्लेशन तब होता है ना कि मान लीजिए सप्लाई तो किसी उसकी रॉ मटेरियल्स का रिस्ट्रिक्टेड है, तो उसका जो डिमांड है उस प्रोडक्ट का वो बढ़ता जा रहा है। ये मेनली कब होता है, जबकि मान लीजिए कोई नेचुरल डिजास्टर, या फिर कुछ लोग इसको एज ए बिजनेस पर्पस, एज इंटेंशनली भी करते हैं। उस केस में क्या होता है, जो भी किसी भी प्रोडक्ट का कोई रॉ मटेरियल हो, या फिर जो भी उस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी चीज़ों रॉ मटेरियल्स का यूज़ होता है, वो तो सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, बट उसका डिमांड है ना वो बढ़ रहा है, क्योंकि कंजप्शन तो है ही, लोग हैं तो वो उसको यूज़ करेंगे ही। तो डिमांड उस प्रोडक्ट का बढ़ता जा रहा है, पर उसको बनाने के लिए हमारे पास सप्लाई ही नहीं है, या फिर किसी कारण वो सप्लाई नहीं हो रहा है। मान लीजिए हम उस प्रोडक्ट को बाहर से मंगवाते हैं, तो बाहर से वो सप्लाई ही नहीं आ पा रहा है हमारे पास। देन इस केस को हम बोलेंगे कॉस्टफुल इन्फ्लेशन। इस केस में भी सेम वही होता है, डिमांड ज़्यादा होता है, सप्लाई कम होता है, तो प्राइस उस प्रोडक्ट का बढ़ने लगता है टाइम के साथ। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक बैलून बेचने वाला है, वो बैलून बेचता है, उसमें वो क्या फिल करता है, हीलियम गैस को फिल करके बेचता है। किसी कारण के पास उसके पास हीलियम गैस का मार्केट में सप्लाई रुक गया, कुछ भी हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर हो गया, स्ट्राइक हो गया, या फिर वो बाहर से आता हो तो नहीं आ पा रहा हो। तो उस केस में क्या होगा, जो अवेलेबल हीलियम गैस है उसका प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देन वो बैलून वाला क्या करेगा, अगर वो बैलून वाला पहले जो बैलून आपको 5 रुपये में देता था, वो उसको भी अब वो प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, उसको अब वो प्राइस बढ़ा के 10 रुपये करना पड़ेगा। तो सिंपल हो गया, इसका जो रॉ मटेरियल जो हीलियम है ना, जो उस बैलून को, मतलब जो उस बैलून के अंदर फील किया जाता है, उसका प्राइस बढ़ गया। देन इन दैट केस जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका भी प्राइस मार्केट में बढ़ जाएगा। इस सिनेरियो को हम बोलते हैं कॉस्टफुल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट हम समझेंगे बुल्ट इन्फ्लेशन। बुल्ट इन्फ्लेशन मेनली ना एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन के कारण होता है। इस केस में क्या होता है कि जो भी लोग हैं ना, वो सोचने लगते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अगर वो जिस भी कंपनी में काम करे या फिर फैक्ट्री में काम करे, तो अगर वो अपनी सैलरी बढ़वा लेते हैं, तो वो बढ़ते हुए प्राइसेस, जो प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ रहे हैं उसके साथ अगर उनकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, तो वो आसानी से उसको अफोर्ड कर सकेंगे।
बट होता है बिल्कुल रिवर्स है। अगर आप किसी भी कंपनी से सैलरी ज़्यादा बढ़ाने के लिए बोलो तो वो क्या करेगा, जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज जो प्रोवाइड करे उसके प्राइस को बढ़ा देगी, तो देन इन्फ्लेशन और तेज़ी से बढ़ने लगता है, उस प्रोडक्ट के और सर्विस के चार्जेस और बढ़ने लगते हैं। तो इसके साथ अगर आप सैलरी भी बढ़वा लो ना, देन भी आप उस सैलरी से भी आप अपने जो भी कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना उसको आप कवर नहीं कर सकते हो। तो इस केस में होता क्या है कि अगर आप अपनी सैलरी बढ़वा रहे हो तो इन्फ्लेशन और तेज़ी से बढ़ने लगता है। इसी को हम बुल्ट इन इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई एक वर्कर है, वो एक फैक्ट्री में वर्क करता है, वो क्या डिमांड कर रहा है कि सर वो सोच रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ज़्यादा, अगर वो अपनी सैलरी बढ़वा लेगा तो जो भी प्रोडक्ट प्राइस बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर उसकी सैलरी भी बढ़ जाएगी तो वो आसानी से उसको अफोर्ड कर सकेगा, उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। बट होता है रिवर्स है, अगर कंपनी या फैक्ट्री अपने एम्प्लॉय को ज़्यादा पैसे देती है ना, तो वो पैसे कहाँ से लाएगी, वो पैसे कमाएगी तभी तो देगी ना। तो वो क्या करती है, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्राइस और बढ़ा देती है। उस केस में क्या होता है, इन्फ्लेशन और तेज़ी से बढ़ने लगता है। और देन जो कॉमन लोग हैं, मिडिल क्लास लोग या लोअर मिडिल क्लास लोग, पुअर पीपल, उनको और उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग और बढ़ते चली जाती है। नेक्स्ट हम समझेंगे कि देयर आर मेनली ना 2 टाइप्स ऑफ प्राइस इंडेक्स, जिसके मेजर से जिसके अकॉर्डिंग ना इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड सेकेंड आता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। चलिए सबसे पहले समझते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम क्या करते हैं कि इसमें ना मेजर करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इसमें मेनली जो आता है ना वो हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन आ गया, फूड्स आ गए, मेडिकल केयर कॉस्ट जो भी होते हैं, जो भी मेडिकल प्रोडक्ट्स हो गए वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। सीपीआई को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम उसमें ना एक बास्केट बनाते हैं जिसमें हम एक सर्टेन आइटम्स को लेते हैं डिफरेंट सेक्टर से, जो फूड से हो गया, ट्रांसपोर्टेशन से, मेडिकल से और भी अदर सेक्टर से ले लेते हैं। उनका जो रिटेल प्राइस होता है, जो भी इंडिविजुअल सिटीजन को बाई करने का जो प्राइस होता है उस प्राइस को रिटेल प्राइस बोलते हैं। उस रिटेल प्राइस को ले लेते हैं एंड उसको हम ना डिवाइड करते हैं, उस रिटेल प्राइस फॉर ईच आइटम को ले लेते हैं, ठीक है। एंड देन हम उसको एवरेज करते हैं उसके रिलेटिव वेट से, मतलब उस बास्केट में जो उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या वेटेज है उससे उसको एवरेजिंग करते हैं। देन हम एक गेस करते हैं कि कंज्यूमर प्राइस सीपीआई किस लेवल से इंक्रीज़ कर रहा है, और सीपीआई के हेल्प से हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम समझेंगे होलसेल प्राइस। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं इन्फ्लेशन को बिफोर रिटेल प्राइस, मतलब इसको होलसेल लेवल पे हम मेजर कर लेते हैं। इसमें मेनली जो आते हैं ना, कॉटन प्राइसेज आ गए, उसके रॉ मटेरियल्स के जो प्राइसेज है, कॉटन यार्न, कॉटन के रूट्स या फिर कॉटन जो कपड़े हो गए, इस टाइप के जो भी प्रोडक्ट होते हैं ना उनको हम मेज़र करते हैं होलसेल लेवल पे, ठीक है। इससे भी हम ना इन्फ्लेशन को एक मेज़र करते हैं, जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स की जैसे वैल्यू हमें मिलती है उसके अकॉर्डिंग हम इन्फ्लेशन को मेज़र करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम समझेंगे इन्फ्लेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस फार्मूला की हेल्प से हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो इन्फ्लेशन जो होता है ना, इन्फ्लेशन रेट फार्मूला, उसके मेनली उसमें क्या होता है, इनिशियल सीपीआई होती है, जो पहले सीपीआई थी वो, एंड एक फाइनल सीपीआई होती है, उसको हम कर देंगे। देन हम उसको ना रेट ऑफ इन्फ्लेशन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल सीपीआई मतलब फाइनल सीपीआई में इनिशियल सीपीआई मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। यहाँ पे सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलिए एक एग्जांपल समझ लीजिए, मान लीजिए कि सितंबर 1975 में सीपीआई जो था वो 113.5 था, एक सपोज कर लेते हैं एक वैल्यू। एंड अगर सितंबर 2018 में हम वो वैल्यू देखें तो आज के डेट में सीपीआई वैल्यू है वो है 212.4। अगर अब हमको इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करना है तो 1975 से लेकर 2018 के बीच में, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फाइनल सीपीआई जो आज के डेट में जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू है 212.4, उसको डिवाइड करेंगे हम 1975 के सितंबर मंथ में जो सीपीआई वैल्यू थी उससे 113.5 मल्टीप्लाई 100 कर देते, जो हमारा आया ना 187.13, मतलब 187.13%। तो इस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ गया 1975 के कंपेरिजन में, अगर हम आज के डेट में देखें तो, ठीक है। ये सबसे मतलब इन्फ्लेशन रेट को हम ना बिल्कुल आसानी से इस फॉर्मूले की हेल्प से मेजर कर सकते हो, भी हम सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के वैल्यू से। ये हम मंथली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ईयरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस तरह का हमें डाटा का नेसेसिटी है ना उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम समझेंगे इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। फर्स्ट आता है ना इंक्रीज प्रॉफिट। मान लीजिए कि अगर माइल्ड इन्फ्लेशन होता है तो उस केस में क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट तो बढ़ जाता है। उस केस में क्या होता है, जो भी कंपनी या जो भी फैक्ट्री जो प्रोडक्ट बना रहा है उसके प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने के उसका प्रॉफिट जो है ना बढ़ जाता है। एंड सेकेंड आता है इंक्रीज प्रोडक्शन।
सिंपल है, अगर आपके पास प्रॉफिट ज़्यादा होता है आप क्या करोगे, प्रोडक्शन और बढ़ाओगे, तो उससे ना क्या होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा हो जाता है हमारे मार्केट में, राइट। नेक्स्ट आता है रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट। अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसको सबसे पहले क्या करेगा, इसको मोर एम्प्लॉय हायर करने होंगे। लेकिन ये सब तब होता है ना जब एक माइल्ड इन्फ्लेशन हो तब, एंड बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो तो ये सब एक निगेटिव सेंड्रो में चेंज हो जाते हैं, ओके। एंड उसी को अगर हम नेक्स्ट फोर्थ पे आता है ना, इनकेस टैक्स रेवेन्यू, अगर कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करेगी तो टैक्स भी ज़्यादा पे करेगी, एंड उसके कारण ही रिडक्शन इन नेशनल डेब्ट होता है। टैक्स ज़्यादा आ रहा है तो नेशनल डेब्ट हमारा डिक्रीज होने लगता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है डेब्टर्स गेन। मतलब मान लीजिए अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना, तो अगर आप आज से 5 साल पहले जो 10 लाख रुपये किसी से बोरो किए हो ना, क्योंकि मनी की जो परचेजिंग पावर वो तो डिक्रीज हो रही थी, जो 10 लाख आज से 5 साल पहले बोरो किया, क्योंकि आज के डेट में अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो उस केस में क्या होगा, आपके जो मनी आपने जो बोरो किया ना उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ना आज के डेट में आपको कम पैसे, मतलब उसके हिसाब से अगर आप कंपेयर करो ना पास्ट के हिसाब से, तो आपको कम पैसे पे करना। जो पैसे की प्राइस वैल्यू आज से पहले 10 लाख की थी, वो आज उसी से वो पैसे की वैल्यू आज के डेट में 8 से 7 लाख रुपये हो जाएगी, राइट। ये एक ना मान लीजिए सपोज करके वैल्यू चल रहा है। नेक्स्ट अब आता है इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इसमें हम ना नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट आता है रिडक्शन इन सेविंग। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगती है, तो उस केस में क्या होता है कि किसी भी मतलब कॉमन पीपल का इतना पैसा ही नहीं होता, बचता ही नहीं है कि वो सेव करे। अगर बच भी जाता है तो सेव नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि जो चीज़ आज हम 10 रुपये में खरीद रहे हैं, अगर उसको हम सेव भी करते हैं तो कल के रेट में उसी चीज़ को खरीदने के लिए 20 रुपये लग रहे हैं, 20 रुपये खर्च करने पर, मतलब कि हमारे जो पास जो मनी है ना उसकी परचेजिंग पावर इन्फ्लेशन के कारण डिक्रीज होने लगती है। सेकेंड आता है अनसर्टेनिटी इन बिजनेस। मान लीजिए अगर प्रोडक्ट का प्राइस अचानक से बढ़ने लगे तो डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होने लगे, लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, तो बाई कैसे करेंगे। तो उस केस में क्या होता है, बिजनेस जो भी बिजनेस प्लानिंग होता है वो सब फेल होने लगते हैं, एंड बिजनेस को मतलब सर्वाइवल एग्जिस्टेंस के लिए फाइट करना पड़ता है, ओके। थर्ड आता है इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये होता है कि मान लीजिए इस केस में क्या होता है कि जो भी हम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना वो तो एक्सपेंसिव हो जाता है, जो इम्पोर्ट कर रहे हैं वो चीप हो जाता है, मतलब कि इन्फ्लेशन के कारण जो हमारा प्रोडक्ट है वो महंगा हो जाता है और बाहर से जो प्रोडक्ट हम मंगवा रहे हैं वो सस्ता मिलता है। तो इस कारण ना इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ, ये ना एक कंट्री के लिए एक नेगेटिव सेंड्री होता है। इस केस में जो इट अफेक्ट, मतलब अगर हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बैलेंस नहीं होगा ना तो वो एक इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑन पेमेंट, मतलब कंट्री के लिए नेगेटिव सेंड्री क्रिएट करती है। फोर्थ आता है लेबर अनरेस्ट। मतलब मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो लेबर क्या डिपार्टमेंट जितने भी ट्रेड लेबर यूनियंस होंगे वो सब डिमांड करेंगे कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, तो इसका ना लेबर अनरेस्ट वो होता है। इस केस में स्ट्राइक होने लगते हैं, बहुत से सिनेरियो होते हैं, गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, जो कि इकोनॉमी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती ही है, निगेटिवली अफेक्ट करती है, ओके। नेक्स्ट हम समझेंगे दोज ऑन फिक्स इनकम। जिनका फिक्स इनकम है वो सफ़र करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस तो बढ़ रहा है पर उनका इनकम फिक्स है, तो उनको ना अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग को मैनेज करने में डिफिकल्टी होती है। वो इस इन्फ्लेशन जब काफ़ी बढ़ जाता है तो उस केस में उनके सर्वाइवल में उन्हें प्रॉब्लम होती है, उनको वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते, अपने नेसेसरी आइटम को भी बाई करने में वो असक्षम हो जाते हैं, ओके। नेक्स्ट हम समझेंगे सिक्स क्रेडिटर लूज। मतलब कि जो अमाउंट उन्होंने क्रेडिट किया है ना, दूसरों को दिया है, मान लीजिए उन्होंने आज से 5 साल पहले 10 लाख रुपए दिया, 10 लाख में उस टाइम पे हम एक घर खरीद लेते थे, पर वही चीज़ इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण वो घर आज के डेट में 20 लाख का हो गया, वही सेम घर आज के डेट में 20 लाख हो गया। मतलब क्या, उन्होंने जो 10 लाख क्रेडिटर को दिया ना वो इंटरेस्ट भी अगर लेते तो मान लीजिए 2-3 लाख अगर उनको 3-4 लाख इंटरेस्ट मिला, फिर भी जो चीज़ उन्होंने 10 लाख में दिया था आज के डेट में अगर वही घर वो वापस बाई करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम 10 लाख मान लीजिए उनका एक्चुअल प्राइस था, 4 लाख इंटरेस्ट हो गया, लेकिन आज के डेट में उस घर का प्राइस है 20 लाख रुपए, मतलब आज के डेट में भी देखिए ना तो वो लॉस में है, 6 लाख के लॉस में चल रहे हैं, ओके। इसी को हम बोलते हैं क्रेडिटर लूज। ये पूरा जो हमारा टॉपिक है ना ये इन्फ्लेशन होता है। अगर ये वीडियो आपको दोस्तों पसंद है ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें ताकि वो भी इन्फ्लेशन के बारे में अवेयर हो सके। एंड इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं हमारे लिए ना एक निगेटिवली इम्पैक्ट करती है हमारी इकोनॉमी पे, हमारे कॉस्ट ऑफ लिविंग पे, एंड हम सबके लाइफ में उसका एक निगेटिव रोल ही है। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे देन इट इज़ गुड फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू।